नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। आज बड़ी खबर आई जब सीबीआई के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम लोगों को एक्विट डिस्चार्ज कर दिया, यानी आरोप मुक्त कर दिया शराब नीति मामले में। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी इसके बड़े परिणाम निकलेंगे। और अरविंद केजरीवाल ने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती भी दी कि वो दोबारा से दिल्ली का चुनाव करवा के देख लें, बीजेपी को 10 सीट भी नहीं मिलेगी। खैर, इसके राजनीतिक पहलुओं पर बहुत बात होती रहेगी, लेकिन कानूनी पहलू पर बात करना बहुत जरूरी है। और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट रजत भारद्वाज, जो इस मामले में शुरुआत से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम से जुड़े रहे थे, केस की एक एक डिटेल के साथ जुड़े हुए थे। पूरी जो लंबी जिरह चली कोर्ट में, अदालतों में, उन सब चीजों को बहुत बारीक से देखा है। जीते रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। रजत भाई, सबसे जी। पहले ये समझना चाहूंगा कि किस तरीके से आज के इस फैसले को देखा जाए, क्योंकि एडिशनल सेशन जज, स्पेशल सीबीआई जज जितेंद्र सिंह जी ने बड़ा ही लंबा चौड़ा जजमेंट दिया है और पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इस जजमेंट को लिखा गया है। किस तरीके से इस जी फैसले को देखा जाए? देखिए, हम शुरू से एक बात जो कोर्ट में बार बार कहते आ रहे हैं वो ये थी कि इस मुकदमे में कोई मटेरियल नहीं है जो सपोर्ट करता है, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, हम ये एजिटेट कर रहे थे कि इसमें बहुत ही अनफेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और बायस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तीसरी बात, हमने ये कहा कि सीबीआई ने मटेरियल क्रिएट किया है और मैन्युफैक्चर किया है। चौथी बात हमने ये कही थी कि जो अकम्प्लिस हैं हाँ। उनसे तोड़ बेड़ोड़ के इन्होंने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। हाँ। पांचवी बात हमने ये हाईलाइट की थी कि हाँ। ये सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन है। सीबीआई को जिसका मन किया उनको उन्होंने एक्यूज बनाया। सेम रोल के लोगों को, कईयों को एक्यूज बनाया, कईयों को विटनेसेस बनाया, कईयों को मैटर में इन्वॉल्व नहीं किया। हम्म। तो इन आधार के बेसिस पे जब हमने इन पांच मुद्दों को इलेबोरेटली आर्ग्यू किया कोर्ट के अंदर, जी। उसी बेसिस पे कोर्ट ने ये आज का ऑर्डर दिया है जिसमें उन सभी अक्यूज को डिस्चार्ज किया गया है। अभी अभी खबर आई है कि सीबीआई ने तुरंत इस केस को हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है और हाई कोर्ट भी सीबीआई पहुंच गई है। अमूमन ये देखा जाता है कि कुछ दिन का टाइम लेते हैं, जजमेंट को एग्जामिन किया जाता है, उसे पढ़ा जाता है, लेकिन इस मामले में इतनी तेजी दिखाई गई है कि आज ही डिस्चार्ज का फैसला आया और हाई कोर्ट में अपील कर दी गई है। देखिए, ट्रायल कोर्ट में स्पेशल जज साहब के सामने ये मुकदमा जो आर्ग्यू हुआ था, कम से कम 2 महीने हर रोज ऑन डेली बेसिस आर्ग्यूमेंट चले थे, जिसमें सीबीआई की भी दलीलें रखी गई थी और सभी डिफेंस काउंसिल्स ने अपने अपने पक्ष रखे थे। हम्म। पूरा मटेरियल इन डिटेल, हम्म। जितनी सीबीआई की चार्जशीट्स थी, जितने उन्होंने अपने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, सबको बहुत बारीकी से कोर्ट में दिखाया गया था, हाईलाइट किया गया था। हम्म। उसके बाद इतनी डिटेल में आर्ग्यूमेंट करने के बाद और कोर्ट के सामने ये मटेरियल रखने के बाद कोर्ट ने आज ये डिटेल्ड ऑर्डर दिया है जिसमें हर हर बारीकी से हर पॉइंट के ऊपर फाइंडिंग दी गई है। अगर सीबीआई इस ऑर्डर को चैलेंज भी करती है तो हाई कोर्ट के सामने ये सारी फाइंडिंग्स को रिवर्स करने के लिए हमारे पक्ष को बिना सुने हम्म। ये ऑर्डर को हाँ। रिवर्स नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमने जो पक्ष अपने ट्रायल कोर्ट में रखे वही हम पक्ष अपने हाई कोर्ट में रखेंगे। मैं क्योंकि जजमेंट पढ़ रहा था रजत जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने लिखी, क्योंकि सीबीआई का यह आरोप था कि दिल्ली सरकार ने जो शराब बेचने वाले थे उनसे मार्जिन बढ़ा दिया था, 5% से बढ़ाकर अचानक 12% कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में बड़ी सही चीज लिखी है, जो पकड़ना कोर्ट के लिए बहुत जरूरी था। कोर्ट ने कहा कि पुरानी शराब नीति में जो लिमिट थी, वो लिमिट 5%, बिल्कुल सही बात है कि निचली थी, लेकिन ऊपरी लिमिट के बारे में कोई जिक्र नहीं था। और इसीलिए नई नीति में उसे 12% करके एक तरह से मनमानी रोकने का काम किया गया था, क्योंकि ऊपरी लिमिट पहले की नीति में कोई तय ही नहीं थी। तो ये एक बड़ा सीबीआई की दलील थी जिसको कोर्ट ने खारिज किया। जी। तो जो पुरानी नीति थी हाँ। उसमें 5% एजेंट की जो कमीशन रखी गई थी, हाँ। उसके अलावा जो लिकर की प्राइस थी
हाँ। उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप कुछ भी प्राइस रख सकते थे। पर जो ये प्रेजेंट पॉलिसी थी, इसमें कहीं पे भी हिंदुस्तान में जो लोएस्ट प्राइस हो गई, हाँ। वही प्राइस आप दिल्ली में रखेंगे। एक उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी, द मार्जिन ऑफ द मैन्युफैक्चरर वाज रिस्ट्रिक्टेड, जिसकी वजह से जो लॉजिस्टिक्स चार्जेस थे वो आपके L1 के ऊपर आ जाते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं हम्म। उनको। इस वजह से 5 से 12% की मार्जिन मनी दी जा रही थी, क्योंकि उनको लेबोरेटरीज खोलनी थी, उनको स्टॉक्स रखने थे, उनको स्टोरेज बढ़ाना था, तो वो लॉजिस्टिक्स की प्राइसिंग को टेक केयर करने के लिए ये परसेंटेज बढ़ाया गया था। हम्म। एंड दैट टू आफ्टर कंसिडरेशन एंड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल दी लिकर इंडस्ट्री पीपल, एक और बड़ी चीज जिसके और पीछे पूरा जी। जस्टिफिकेशन। जी। हाँ बिल्कुल। जी, उसी में जिसके चूंकि पीछे। आगे कोर्ट ने ये भी लिखा, इसको भी आप इसमें ऐड करके थोड़ा समझाइएगा, कि 12% जी। मार्जिन मनी में से कहा गया कि 6% रिश्वत दी गई। तो कोर्ट ने पूरा कैलकुलेट किया और ये कहा कि जो मार्जिन मनी है 12% मार्जिन, उसमें करीब करीब 54 रुपए प्रति केस और वितरण लागत बनती है 108 रुपए 8 पैसे प्रति केस। तो कोर्ट ने कहा कि होलसेलर पहले से ही घाटे में है, वो कैसे मार्जिन मनी में से आपको रिश्वत दे देगा, किकबैक कैसे देगा। सही। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सीबीआई ने बायस्ड इन्वेस्टिगेशन करी, क्योंकि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट्स लिकर मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स की रिकॉर्ड की, हाँ। उन्होंने ये एक डिटेल में समझाया गया है कि ये जो 5% से 12% था, वो एक डिफरेंट स्कीम के तहत किया गया था, जिसमें पूरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। आपने जो मोनोपोली थी उसको तोड़ दिया था, हर बंदे का अपना एक रोल स्पेसिफाई कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये 12% जस्टिफाई होता था। और ये 12% के मार्जिन में भी कई होलसेलर्स थे जिनको लॉस हो रहा था, क्योंकि सारा खर्चा उनकी जेब से जा रहा था। इसी वजह से इन स्टेटमेंट्स के आधार पे कोर्ट ने ये कंसिडर किया, ये सारे लिकर मैन्युफैक्चरर्स और होलसेल जो आज से नहीं कब से बिजनेस कर रहे हैं, उनको जो ये लॉस हो रहा था, उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट में विद बेसिस द अकाउंट्स एंड द मटेरियल हैज सब्सटैंशिएटेड बिफोर द सीबीआई, जो सीबीआई ने कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि उनका टारगेट था एक एक अनफेयर इन्वेस्टिगेशन करना और लोगों को टारगेट करना। जो कोर्ट ने। कोर्ट ने अपने ऑर्डर। हाँ जी। जी जी, आप जी कंप्लीट कीजिए। जी, जो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई किया और हाईलाइट किया कि अनफेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई है। रजत जी, एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले में एलजी साहब वर्तमान एलजी, उस समय भी एलजी साहब की भूमिका को लेकर उठा, चीफ सेक्रेटरी की जी। भूमिका को लेकर उठा। हालांकि कोर्ट ने जी। अपने फैसले में ये कहा, और ये कहा जा रहा था कि ये एक तरफा बनाई गई शराब नीति थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बाकायदा डेलिब्रेशंस हुए थे, एलजी की बैठकें हुई थी, 7 सुझाव थे, और उन सुझावों को नीति में शामिल किया गया है। ये संस्थागत प्रक्रिया थी, कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी का एंगल नहीं मिला। तो एक तरह से जो शराब नीति बनाने के लिए कॉन्स्पिरेसी की बात की गई थी, वो भी धाराशाही हो गई। और रजत जी, एक और चीज इसमें ऐड करके आपसे समझना चाहूंगा, कि शायद क्योंकि मैंने बहुत लंबे साल 20-22 साल कचहरी कवर किया, तो किसी राजनीतिक पार्टी को किसी आपराधिक मामले में एक्यूज बनते हुए इसी मामले में देखा था, जब ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी एक्यूज बना लिया था, हालांकि वो ईडी के केस में। तो ये तो एक तरह से पार्टी को नेस्तनाबूद करने की कोशिश थी, लेकिन कोर्ट ने साफ पाया कि सबसे बातचीत करके ये नीति बनी थी। जी, देखिए, जब ये पॉलिसी बनी थी, तो ये पॉलिसी बकायदा थ्रू ऑफिशियल चैनल्स वाज सेंट टू द एलजी ऑफिस। हाँ। एलजी साहब ने इसके ऊपर पूरा सुजेशन दिए थे। जो 7 सुजेशन एलजी साहब ने दिए थे, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। हाँ। उसके बाद इनकॉर्पोरेट करने के बाद दोबारा ये पॉलिसी एलजी ऑफिस भेजी गई थी। उसके अप्रूवल के बाद हम्म। ये पॉलिसी फाइनल हुई थी। अब उसको कंसिडर करते हुए कोर्ट ने ये बात कही है कि आप सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन कैसे कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत हम्म। पॉलिसी बनाई गई है, तो जितना रोल मनीष सिसोदिया साहब का था, जितना रोल बाकी पब्लिक सर्वेंट्स का था, उतना ही रोल एलजी साहब का भी था। आपने सेम मटेरियल के बेसिस पे पिक एंड चूज किया है। ये अनफेयर इन्वेस्टिगेशन है, ये नहीं होनी चाहिए। एक जब जजमेंट अपना अंतिम कर खत्म समाप्त कर रहे थे, तो जज जितेंद्र सिंह ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि न्याय होना चाहिए भले ही आसमान गिर पड़े।
कम वक्त में न्याय जी होना चाहिए। और मार्टिन जी। लूथर किंग जूनियर को शब्दों को कोट करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो रजत जी, आप क्योंकि कचहरी वकील हैं और बार और बेंच के बीच के संबंध बहुत जरूरी होते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं अच्छे से, ये क्यों लिखा है कोर्ट ने? क्या कोई मैसेज है इससे, कोर्ट ने जो ये लिखा है? देखिए, ऐसी जजमेंट्स से आपका ट्रस्ट और रिपोज, फेथ होता है जुडिशरी के अंदर, पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, आप देखिए जिनको एक्यूज नंबर वन बनाया गया हाँ। उनके खिलाफ कोई भी मटेरियल नहीं था। और जज साहब ने इस बात को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया कोर्ट में अंदर कि इनके खिलाफ कोई भी मटेरियल नहीं है। और एक बार नहीं दोहराया, उन्होंने चार बार ही ये बात बोली कि मैंने ढूंढने के बावजूद भी मुझे एक भी मटेरियल नहीं मिला इनके खिलाफ। और आपने एक गवर्नमेंट सर्वेंट को उन आपकी इस एक्यूज बनाने की वजह से उनकी सस्पेंशन होगी, उनकी नौकरी चलेगी और उनके ऊपर दाग लग गया। इस सिचुएशन को समझते हुए जज साहब ने ये सब बातें लिखी हैं। और ऐसी जजमेंट्स जुडिशरी में फेथ रिपोज करती हैं, ये ऐसे आनी चाहिए जहां पे सीबीआई जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उसने बकायदा इग्नोर किया ऐसा मटेरियल जो सारे एक्यूज की फेवर में था और सपोर्ट में था, और सिर्फ वही मटेरियल आपने कंसीडर किया और उस मटेरियल को आपने ट्विस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया। ये भी फाइंडिंग है जजमेंट के अंदर, जहां पे जज साहब ने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आईओ साहब से पूछा था कि आप ये बताइए, जो आपका स्टार विटनेस है, जो अकम्प्लिस हैं दिनेश अरोड़ा जी, उनकी स्टेटमेंट जो अप्रूवर आपने उनको बनाया, उसके पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी जज साहब के सामने, जिस स्टेटमेंट को हमने हाईलाइट शुरू से किया हुआ कि ये स्टेटमेंट एक सील्ड कवर में पड़ी हुई, ये स्टेटमेंट हमें नहीं मिली, जो 16 नवंबर 2022 को रिकॉर्ड हुई थी। उस स्टेटमेंट को आईओ साहब ने कोर्ट से ये कहा कि ये स्टेटमेंट की कॉपी हमने कभी रिसीव नहीं की थी, जबकि आईओ साहब की रिसीविंग है, उनकी एप्लीकेशन है हैंड रिटन फॉर प्रिक्योरिंग दैट कॉपी। अगर प्रोसिक्यूशन का केस इतना ही साफ सुथरा था तो वो स्टेटमेंट की कॉपी जैसे बाकी स्टेटमेंट्स लगाएगी वो भी लगानी चाहिए थी। उस स्टेटमेंट को इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादा हाईलाइट कर रहा है मैटर में, वो और कॉन्ट्रडिक्टरी होगा पहले की 164 के बयान से। इस वजह से उस स्टेटमेंट को जानबूझ के छुपाया गया और जानबूझ के झूठी स्टेटमेंट भी दी गई आईओ साहब के तहत कोर्ट के सामने। इस वजह से इस चीज को हाईलाइट किया गया है जज साहब के साथ बाय बाय द स्पेशल कोर्ट। तो ये कोर्ट ने ये भी कहा है कि आईओ के खिलाफ इस मामले में विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एग्जैक्टली जजमेंट में उस बारे में कहा गया? देखिए, कोर्ट के ऊपर तो कोई भी नहीं है, ना ना हम हैं ना कोई भी, जो भी पेश होते हैं वो कोर्ट की रिस्पेक्ट होती है। कोर्ट के सामने आप कोई भी झूठी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, चाहे एक्यूज हो, चाहे लॉयर्स हो। हम किसी भी तहत कोई भी मिसलीडिंग या झूठी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये तो आईओ साहब ने एक ब्लेटेंट झूठी स्टेटमेंट दी है, जहां पे उन्होंने ये कह दिया जज साहब के पूछने के बावजूद कि हमने इस स्टेटमेंट की कॉपी प्रिक्योर नहीं की और ये एक सील्ड कवर में पड़ी हुई है, जो कि निहायती गलत स्टेटमेंट थी। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये गलत स्टेटमेंट दी जज साहब से, जिसकी वजह से जज साहब ने ये डायरेक्शन दी कि इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए। सी, ये स्टेटमेंट का एक इंसिडेंट कपल्ड विद द फैक्ट कि आपने बार बार स्टेटमेंट्स विटनेसेस की बदलवाई, और जो आपको सूट करती थी वो स्टेटमेंट्स आपने कंसिडर की, जो आपको स्टेटमेंट नहीं सूट करती थी वो आपने कंसिडर नहीं की। इन सब चीजों को देखते हुए जज साहब ने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया, इन सब स्टेटमेंट्स का कंपैरेटिव चार्ट जो हमने सबमिट किए थे उनको उन्होंने एनालिसिस किया। उसके बाद ये डायरेक्शन दी गई है जहां पे उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए। रजत जी, मेरा अंतिम सवाल, क्योंकि अब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, बिल्कुल जांच एजेंसी का पूरा अधिकार है, वो हाई कोर्ट में उसने अपील की है। आप लोग पूरे जी आश्वस्त हैं कि क्योंकि डिस्चार्ज का आदेश निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला होता है कि ट्रायल कोर्ट से डिस्चार्ज मिलना, क्या आपको लगता है कि ये हाई कोर्ट में भी नहीं टिक पाएगा? जी, देखिए उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, पर
जी, हमने, क्योंकि हमें मटेरियल देख रखा है, हमने मटेरियल प्रेजेंट किया है कोर्ट के सामने, जो जज साहब ने ऑर्डर दिया है मैंने पढ़ लिया है। इट इज अ वेल रीजनड ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर आफ्टर एनालाइजिंग दी सबमिशन मेड बाय सीबीआई सर। सीबीआई के जितने सबमिशन थे उनको कंसिडर किया गया, डिफेंस काउंसिल के जितने सबमिशन थे उनको कंसिडर किया गया, उनको कंसिडर करने के बाद ये ऑर्डर दिया गया है, जिस ऑर्डर के तहत सब एक्यूज को डिस्चार्ज किया गया है। ये डिटेल्ड ऑर्डर है। अब अगर सीबीआई कोई नए फैक्ट्स लेके आती है, किसी और ग्राउंड के ऊपर इसको चैलेंज करती है, वो हाई कोर्ट में अपने प्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स, उनको पॉइंट्स को देखने के बाद हम उसी हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे और रीजनिंग देंगे और रिप्लाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए और कानूनी पहलुओं से दर्शकों को रूबरू करवाने में आपके इस इंटरव्यू से बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।